हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश मैथ्स। हम लोग CHSL के इंग्लिश का प्रीवियस पेपर सॉल्व कर रहे हैं और आज हम लोग करने जा रहे हैं सेट नंबर 23। मतलब ये हुआ कि 22 सेट्स हम लोग ऑलरेडी लगा चुके हैं और ये सेट भी 16 मार्च का है। 16 मार्च के 2 सेट इसके पहले लगा चुके हैं, ये तीसरा शिफ्ट है। ठीक, शिफ्ट 3 का मतलब ये पेपर है 2:30 बजे से 3:30 बजे वाला। इसके बाद एक पेपर 16 मार्च का और बचेगा और वो होगा जो 5:15 से 6:15 शाम को होता है। इसके बाद हम लोग 17 तारीख वाला पेपर करेंगे। ठीक है। तो PDF आई थिंक आप लोगों ने सॉल्व कर ही लिया होगा। PDF कहाँ मिलेगा ये आप सब लोगों को पता है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, लिंक का PDF दिया होगा, वहाँ से आप सीधे टेलीग्राम चैनल पर चले जाइए या वहाँ का आप टेलीग्राम चैनल हमारा सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको हमेशा मिलता ही रहेगा, डेली पहुँच जाएगा, यहाँ से ढूंढने की ज़रूरत ही नहीं रहेगी। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। और हाँ, एक बात और बता दें, जो लोग आज पहली बार हमारे साथ जुड़ रहे हैं वो पहले वाले डिस्कशंस देख लें, आज के बाद देख लें। उसमें कोई ज़रूरी नहीं है कि हम मतलब इसके पहले वाला मतलब 16 मार्च का कर रहे हैं तो हम 15 मार्च वाला नहीं देखेंगे, 16 मार्च वाला समझ में नहीं आएगा, ऐसा कुछ नहीं होता। पहले बाद में चाहे जब करो, एक सेट रोज करना है। हाँ, जिनका CGL देने जा रहे हैं, जो लोग जिनका CGL का पेपर है, वो लोग CGL का पूरी प्लेलिस्ट बनी है, 40 सेट का डिस्कशन है, तो वो लोग उसको भी देख लें, CHSL भी देख लें। जिनका अगस्त में CHSL का पेपर है तब तक उनके लिए ये तैयार हो जाएगा। 23 आज करने जा रहे हैं, इसमें 36 हैं, 13 तो और बचे हुए हैं, वो भी ख़त्म हो जाएंगे 13 दिन में। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन। और पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर रहा और अरे आ जाओ भाई, ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। तो पहले क्वेश्चन में क्या दिया है, देखो सेम मीनिंग बताएं। मीन्स द सेम का मतलब आपको सिमिलर मीनिंग बतानी है। रेमेडी, रेमेडी का मतलब क्या होता है, उपचार। हिंदी में क्या कहते हैं इसका, रेमेडी को कहते हैं उपचार, जो किसी चीज़ का इलाज होता है। आप ये कह सकते हो क्योर कह सकते हो, ठीक है, या ट्रीटमेंट कह सकते हो। क्योर है, ट्रीटमेंट है, किसी बीमारी का जो इलाज होता है उसको हम लोग रेमेडी कहते हैं। और वर्ड देख लो, टैबलेट क्या होता है। टैबलेट देखिए, ये टैबलेट उपचार को नहीं कहते असल में। टैबलेट जो गोली होती है जो आप खाते हैं उसको कहते हैं। तो एक्चुअली टैबलेट उपचार नहीं है, टैबलेट खाली मतलब गोल गोल है तो उसको टैबलेट नाम दे दिया गया है, बस। इलाज वो नहीं है। कोई भी टैबलेट खा लोगे क्या किसी भी बीमारी में। पेनेसिया होता है, ये पेनेसिया एक वर्ड होता है। पेनेसिया का मतलब होता है रामबाण। अब देखो, इस बार इत्तेफाक की बात है कि ये सैनोनिम एंटोनिम में पूछ लिया, जबकि ये पूछा जाता है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में। एक होता है ना कि रेमेडी ऑफ ऑल डिजीजेस, मतलब कोई एक ऐसी दवा जो हर बीमारी में काम आती है, उसको हम लोग कहते हैं रामबाण। ठीक है, तो उसी के लिए वन वर्ड होता है पेनेसिया, मतलब ए मेडिसिन फॉर ऑल डिजीजेज, अ क्योर फॉर ऑल डिजीजेज, अ रेमेडी फॉर ऑल डिजीजेज, सारी बीमारियों की दवा, उसको पेनेसिया कहते हैं। तो पेनेसिया भी उपचार ही है, रेमेडी भी उपचार ही है, तो आप ये ऑप्शन लगा दीजिए क्योंकि यही होगा। आगे आ जाइए, प्लेजियारिज्म, इसको जान लीजिए। प्लेजियारिज्म क्या होता है, साहित्य चोरी। जैसे सपोज करो मैंने कोई कहानी लिखी और आपने वो कहानी मुझसे मतलब चुरा ली, मैं पब्लिश करवाऊँ इससे पहले आपने वो कहानी लिखी अपने नाम से पब्लिश करवा ली, इसको कहते हैं साहित्य चोरी, प्लेजियारिज्म। मतलब क्या होगा, थेफ्ट ऑफ लिटरेचर। ठीक है, लिटरेचर की किसी फॉर्म में, पोएम हो सकता है, स्टोरी हो सकती है। मैंने कोई शेर व शायरी लिखी, उसको आपने चुरा ली। लोग आजकल तो फेसबुक पे लगा देते हैं ना दूसरे की शायरी अपने नाम से, उसको कहते हैं प्लेजियारिज्म। पैरोकियल मतलब क्या होता है, पैरोकियल होता है ऐसा जैसे कोई किसी छोटी मोटी बात से रिलेटेड, मतलब किसी छोटी मोटी किसी माइन्यूट मैटर से, किसी माइन्यूट इशू से रिलेटेड कोई मैटर होता है तो उसको पैरोकियल कहते हैं। ठीक है, आंसर इसमें आपका कौन सा होगा, क्लियर हो गया ना। तो रेमेडी का साइनोनिम क्या होगा, पेनेसिया होगा। आगे आ जाओ अपने दूसरे वाले क्वेश्चन पे। दूसरा वाला क्वेश्चन खाली जगह भरने के लिए फिलर का है। लिखा है द डिस्कंसोलेट अर्जुन। देखो, अर्जुन एक नाम है, उसके पहले आ लगा हुआ है, मतलब इंडेफिनिट है। कोई अर्जुन नाम का व्यक्ति है, डिस्कंसोलेट है। तो कंसोल करना क्या होता है, वर्ड कहाँ से उठाओ आप, कंसोल से ले लो, उसकी मीनिंग अपने आप समझ में आ जाएगी। कंसोल का मतलब क्या होता है, किसी को सांत्वना देना, ये वर्ब है। ठीक है, किसी को सांत्वना देना, किसी को हिम्मत बढ़ाना, कोई दुखी है तो उसको राहत देना, थोड़ी सी ढांढस बढ़ाना। कंसोल को आप एडजेक्टिव बनाओगे तो कंसोलेट हो जाएगा। कंसोलेट का मतलब क्या होगा, अब वही जो इसको ढांढस मिला हो, जिसको सांत्वना मिली हो। ठीक है, अब मतलब कुछ आशा उम्मीद हो जाएगी। इसके पहले डिस लगा दोगे तो डिसकंसोलेट हो जाएगा। मतलब क्या हुआ, ये आदमी होपलेस हो चुका है, निराश हो चुका है, डिसअपॉइंट हो चुका है। तो कोई अर्जुन नाम का व्यक्ति है कि जो कि डिसअपॉइंट हो चुका है। डैश हिज वे बैक डाउन द माउंटेन, डैश हिज वे बैक,
ठीक है ना। तो उसने वो वापस लौट लिया, लिखा है डाउन द माउंटेन। डाउन द माउंटेन का मतलब क्या हुआ, अप द माउंटेन मतलब चढ़ रहा है, और डाउन द माउंटेन का मतलब क्या हुआ, उतर रहा है। तो मतलब माउंटेनियरिंग करने गया होगा, पहाड़ पे चढ़ाई करने गया होगा, वो डिस्करेज हो गया, मतलब उसकी हिम्मत हार गई, वो हिम्मत हार गया, हिम्मत टूट गई, वो नीचे उतरने लगा। तो डैश हिज वे बैक, वापस लौटने लगा। तो क्या होता है, जब हम रास्ता लेते हैं कहीं का, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, मेक द वे। क्या कहते हैं रास्ते के लिए, मेक द वे। तो ये हो जाएगा मेड हिज वे, उसने अपना रास्ता बनाया। तो मेक्स हिज वे क्या लगेगा, मेक्स हिज वे बैक, वो वापस लौट लेता है, ठीक है। और वर्ड इसमें लगेंगे नहीं मेक के लिए। तो आंसर तो आपका ये वाला हो गया, मेक्स हिज वे। डेजर्ट्स का क्या मतलब होता है, देखो डेजर्ट्स का दो मतलब होता है। एक डेजर्ट का मतलब होता है रेगिस्तान, और दूसरा डेजर्ट जब वर्ब हो जाएगी, देखो अगर डेजर्ट नाउन है तो मीनिंग क्या हो जाएगा, रेगिस्तान। अगर डेजर्ट वर्ब है तो उसका मतलब होता है किसी को छोड़कर चले जाना, ठीक है। संकट में उसे कहीं भी किसी भी कंडीशन में किसी को छोड़कर आप चले जा रहे हैं, चाहे घर छोड़ के चले जा रहे हैं, चाहे किसी दोस्त को छोड़ के चले जा रहे हैं, तो वो डेजर्ट कहा जाता है वर्ब के फॉर्म में। इलोप का क्या मतलब होता है, इलोप करने का मतलब ये होता है ना, जैसे कोई लड़का है या कोई लड़की है, जब शादी करने के लिए घर वालों की मर्जी के खिलाफ या मतलब चोरी से या मतलब लव मैरिज करने के लिए घर से भाग जाते हैं वो, कि कोई लड़का किसी लड़की के साथ या कोई लड़की किसी लड़के के साथ शादी करने के उद्देश्य से जब घर से भाग जाते हैं या कोई भगा ले जाता है, तो उसको हम लोग कहते हैं इलोप, ठीक है। अब आगे आ जाओ, एब्सकॉन्ड। एब्सकॉन्ड का मतलब होता है भाग जाना। तो अब ये एब्सकॉन्ड वाला भाग जाना, कस्टडी से भाग जाना, जैसे पुलिस अपराधी को पकड़ के ले जा रही है और किसी तरह से वो छुड़ा के भाग लेता है, या जेल से भाग लेते हैं, कस्टडी से भाग लेते हैं, तो उसको एब्सकॉन्ड कहा जाता है, ठीक है। तो इतने भाग जाने वाले वर्ड मिल गए आप लोगों को। फिलहाल यहाँ जो आंसर था वो कौन सा था, मेक्स वाला, ठीक है। बाकी चारों पर ध्यान, बाकी तीनों पर ध्यान रखिएगा आप लोग, कभी दूसरे वाले भी काम आ जाएंगे। आ जाइए अपने क्वेश्चन नंबर 3 पर। और क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहे हैं कि जो ब्रैकेटेड पार्ट है, अगर उसको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है तो इम्प्रूव करो, अदरवाइज नो करेक्शन। तो पढ़ के देखो, लिखा है द पैलेस वाज इन टर्मोइल। टर्मोइल का मतलब क्या हुआ, थोड़ा उथल पुथल हो गया था, डिस्टर्ब हो गया था पैलेस, राजमहल। बिकॉज शिखंडी, क्योंकि शिखंडी डैश डाउन, ठीक। तो देखो इसमें करना क्या पड़ेगा, पहले हम देखते हैं कि ये सेंटेंस जो है ना, स्टार्टिंग किसमें है, पास्ट में है। जहाँ इंप्रूव नहीं करना है वहाँ पास्ट में है, तो इसका मतलब यहाँ हैड तो हमको रखना पड़ेगा पास्ट में। दूसरी बात, शिखंडी जो है ना वो सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। अब हमको अगर हैड लगाना है तब तो कोई बात ही नहीं है, अगर कोई और वर्ब लगानी है तो सिंगुलर लगानी पड़ेगी। अच्छा, दूसरी बात यह है कि अगर हैड लगाना है तो ये जो रिटर्न लिखा है उसकी हमें थर्ड फॉर्म लगानी पड़ेगी, हैड रिटर्न हो जाएगा। अब आगे देखिए, ऑप्शन में क्या दिया है, ये हैव दिया हुआ, तो प्रेजेंट तो आ नहीं सकते। दूसरी बात, शिखंडी के लिए हैव नहीं लगेगा, वो सिंगुलर सब्जेक्ट। हैज होता तो कोई बात भी बनती, लेकिन तब भी बनती नहीं क्योंकि ये वाज है, ठीक है। तो ये वैसे भी गलत होना था। हैड रिटर्न, ये हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैड लगता है तो सिंगुलर प्लूरल का कोई मतलब ही नहीं होता, हैड के साथ थर्ड फॉर्म ही लगानी है। अच्छा, तीसरा ऑप्शन देख लो, वाज है, तो शिखंडी के साथ वाज लिखा है, ठीक तो है, लेकिन रिटर्न लिखा है ना, वाज के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं लगती, या तो आईएनजी फॉर्म लगती है या तो फिर थर्ड फॉर्म लगती है पैसिव वॉइस में, तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ पर, तो ये भी गलत हो जाएगा। फिर वही हैड रिटर्न का ऑप्शन आपको लेना पड़ेगा, ठीक है। आगे आते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 4 में। देखो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहे हैं, पैसिव वॉइस बनानी है। किसकी बनानी है, देखो सी टोल्ड मी, सी टोल्ड मी यहाँ लिखा टू वेट हेयर, तो टू वेट हेयर इसको छोड़ ही दो। अब ये सी टोल्ड मी ले लो, टोल्ड है वर्ब की सेकंड फॉर्म, मी आगे आ जाएगा, सी बाद में चला जाएगा, तो टोल्ड वर्ब की चूंकि सेकंड फॉर्म है तो यहाँ क्या लगाओगे, वाज, आई वाज टोल्ड, ठीक है। तो आई वाज टोल्ड, आगे जो लिखा जाएगा वो क्या होगा, टू वेट, आई वाज टोल्ड टू वेट हियर। अच्छा, हियर का हियर ही रहेगा, देयर नहीं होगा, क्यों, क्योंकि ये पैसिव वॉइस है ना, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बना रहे थे तो हियर का देयर होता, ठीक है। तो पहली बात तो ये, तो ये देयर तो गड़बड़ हो गया, जो हियर का देयर बना दिया, इनकी तो कहानी ही लग गई खत्म, इनको छोड़ दो। अच्छा, दूसरे आई टोल्ड है ना, तो पास्ट में जाएगा तो एम तो लगेगा नहीं, तो ये भी गलत हो गया। अब बचे हैं दो बचे हैं, तो देखो टू वेट दिया हुआ है ना, तो टू के साथ हम थर्ड फॉर्म थोड़े लगाते हैं, टू के साथ फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, इनकी भी कहानी खत्म हो गई। तो एक ऑप्शन बचा हुआ है, वही ऑप्शन ले लो आप, ठीक है। आगे बढ़ें, अब आता है आपका क्वेश्चन नंबर 5, 4 हो चुका है, ये 5वां क्वेश्चन है। क्या करना है इसमें, देखो ईडियम दिया हुआ है, ईडियम का मतलब बताओ। तो लिखा है पीपल रोलिंग इन द आइजल्स। है पीपल रोलिंग इन द आइजल्स का मतलब ये होगा ना, किसी को इतना हंसाना, इतना हंसाना, इतना हंसाना कि वो हंसते हंसते गिर पड़े, ठीक है, ये होता है इसका मतलब। ऑप्शन देखो, लिखा है टू यूज फॉल्स प्रोमिसेस, नहीं ये नहीं है।
लिखा है टू हैव डिस्प्यूट, झगड़ा नहीं है। विलिंग टू डू समथिंग इमीडिएटली, तुरंत कुछ करने की इच्छा रखना, बिल्कुल ये भी नहीं होगा। है मेक एन ऑडियंस लाफ अनकंट्रोलेबली, हाँ मतलब अपने ऑडियंस को अनकंट्रोलेबली, मतलब इतना हंसाना कि वो कुर्सी पर से गिर पड़े, तो यही वाला होगा चौथा वाला। आगे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 6 देखें क्या है। यह है इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, तो देखते हैं किसकी स्पेलिंग गलत है। मेंटर की स्पेलिंग तो सही है, मतलब आंसर नहीं होगा। डिनर की भी सही है तो ये भी आंसर नहीं होगा। ब्लेड की भी सही है तो ये भी आंसर नहीं होगा, तो इसको गलत होना ही पड़ेगा। ट्रंक है ना, हाँ तो ये गलत है। ट्रंक की स्पेलिंग क्या होगी, TRU पहले होगा, N बाद में होगा, इन्होंने NU कर दिया है। TRUNK ट्रंक होता है, ठीक है। तो ट्रंक का मतलब तना वगैरह होता है। मेंटर, डिनर, ब्लेड तो जानते ही हो। तो आंसर कौन सा हो गया, चौथा वाला। आगे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको एरर बतानी है। अब देखो सेंटेंस पढ़ना पड़ेगा। लिखा है द इवेंट हॉरिजन टेलीस्कोप, कोई इवेंट हॉरिजन टेलीस्कोप है, उस टेलीस्कोप का नाम ही है द इवेंट हॉरिजन टेलीस्कोप। मतलब ऐसी टेलीस्कोप होगी जो हॉरिजन पर जो घटनाएं हो रही हैं उसको देख रही होगी, ठीक है, ये मेरा अंदाज़ा है। इवेंट हॉरिजन टेलीस्कोप कैन हेल्प साइंटिस्ट, तो कैन के साथ हेल्प लगी है, ठीक है, साइंटिस्ट है। आगे लिखा एनालाइज, एनालाइज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो हेल्प के बाद जब कोई वर्ब लगती है तो बेयर इन्फिनिटिव होती है। बेयर इन्फिनिटिव मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म विदाउट टू, तो यहाँ पर भी ठीक है। द शेप्स, क्या एनालाइज करने में, एनालाइज द शेप्स एंड बिहेवियर्स ऑफ इवेंट हॉरिजन्स, तो ठीक तो है, कोई गलती नहीं है, ये सेंटेंस में कोई गलती नहीं है, नो एरर ले जाओ, ठीक है। अब ज़बरदस्ती एरर क्या निकालें, जब है ही नहीं तो नहीं है भाई, ठीक है। आगे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 8 पे आपके, तो आपका 8 नंबर क्या कह रहा है, स्पेलिंग एरर, मतलब एक सेंटेंस ऐसा ढूंढो जिसमें कोई स्पेलिंग एरर ना हो। तो पहले हम लोग देखते हैं, कर्सर की स्पेलिंग सही है, कर्सर मस्ट बी प्लेस्ड, प्लेस्ड गलत है। एट द, अब देख लेते हैं, एट द स्टार्ट ऑफ द लाइन, जो जैसे आप कंप्यूटर चलाते हो, लैपटॉप चलाते हो तो कर्सर रखते हो ना, तो एट द स्टार्ट ऑफ द लाइन, कर्सर आपका लाइन की स्टार्टिंग में होना चाहिए, ठीक। ये तो गलत हो गया पहला वाला, किससे, प्लेस्ड से, तो ये भी प्लेस्ड गलत हो जाएगा। ये दो प्लेस्ड हैं जो सही हैं, तो हमें कुछ और वर्ड देखना पड़ेगा गलत। तो कर्सर चेक कर लेते हैं, कर्सर इसका सही है, इसका कर्सर गलत है, SOR होता है, तो हो गया हमारा काम ना। दो में प्लेस्ड गलत था, एक में कर्सर गलत है, तो तीसरा वाला सही हो जाएगा, ठीक। चलो आगे आ जाओ। आप स्पेलिंग तो आपको पता ही है ना, प्लेस्ड में PLACED होता है ना, S नहीं होता, और कर्सर में CURSOR होना चाहिए, ठीक। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 9 में आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, इसमें भी वही करना है आपको कि इम्प्रूवमेंट करना है। जो इम्प्रूवमेंट दिया है इन्होंने, तो कुछ अंडरलाइन, अच्छा मैंने अंडरलाइन करने में मिस्टेक कर दी है, हमें अंडरलाइन करना चाहिए था और यहाँ पे अंडरलाइन हुआ नहीं है, दिस इज़ माय फॉल्ट, ठीक है। तो अब मैं अंडरलाइन कर दे रहा हूँ, आपको दिखा दे रहा हूँ। जो हमारा पोर्शन है वो क्या है, टू और हाई से रिलेटेड है, तो अंडरलाइन कितना होगा, इतना अंडरलाइन होगा, ये टू और हाईएस्ट अंडरलाइन होना चाहिए, ठीक है। ये जब मैं सेट कर रहा था तो मेरी मिस्टेक है, कोई बात नहीं। अब आप समझ लिए टू और हाईएस्ट अंडरलाइन है, तो आप ये समझ लीजिएगा कि जब टू लगता है तो वो सुपरलेटिव या कंपैरेटिव डिग्री के पहले नहीं लगता, टू लगता है आपको पॉजिटिव डिग्री के पहले, तो मतलब हाई हायर हाईएस्ट होता है, हाई पॉजिटिव डिग्री होगी, हायर कंपैरेटिव डिग्री होगी, हाईएस्ट सुपरलेटिव डिग्री होगी। तो ये क्या लगी हुई है, ये सुपरलेटिव डिग्री लगी हुई है, तो टू के साथ सुपरलेटिव डिग्री नहीं लगनी चाहिए, पॉजिटिव डिग्री लगनी चाहिए, ठीक है। तो टू हाई होगा, टू हाईएस्ट नहीं होगा। आगे लिखा फॉर मी टू रीच, ये तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो टू हाई, टू के साथ ये, तो यही वाला होगा, चौथा वाला ऑप्शन टू हाई होगा। यहाँ मोर हायर लिखा है, देखो कंपैरेटिव के साथ कंपैरेटिव होगा ही नहीं भाई ना, और टू हाईली नहीं होगा, हाईली एडजेक्टिव एडवर्ब हो जाएगा, तो टू हाई होना चाहिए, ये चौथा वाला होगा। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। तो अब आ जाओ अपने क्वेश्चन नंबर 10 पर, देखें 10 में क्या कह रहे हैं। 10 है आपका मीन्स द सेम, मतलब सिमिलर मीनिंग बतानी है, किसकी, नेसेंट का मतलब, नेसेंस का क्या मतलब होता है, किसी चीज़ की शुरुआत जो चीज़, जैसे हम ये कह सकते हैं, उदाहरण के लिए ले लो, गंगा नदी हिमालय मतलब गोमुख से निकलती है, एक ग्लेशियर है, गोमुख ग्लेशियर से निकलती है, तो वो क्या कहा जाएगा, गोमुख ग्लेशियर का कहा जाएगा, गंगा नदी का उद्गम कहा जाएगा ना, जहाँ से वो निकलती हैं, तो यही नेसेंस होता है, उद्गम। उद्गम का मतलब क्या, स्टार्टिंग प्लेस हो जाता है, बिगिनिंग जहाँ से होती है, ठीक है, सोर्स कह सकते हो, जहाँ से शुरुआत होती है किसी चीज़ की, मतलब एकदम शुरुआती अवस्था में। अब आ जाओ इंसिपियंस क्या है, इंसिपियंस का मतलब वही होता है सिमिलर, उद्गम होता है, तो इंसिपियंस ये हो गया आपका आंसर।
एक्रीमोनियस पे आ जाओ। एक्रीमोनियस का मतलब होगा एंग्री टाइप का होता है, कोई आदमी मतलब इरिटेबल, एंग्री, गुस्साया हुआ, नाराज होता है तो वो एक्रीमोनियस होता है। बिटर बहुत कड़वाहट होती है उसके नेचर में, चिड़चिड़ा टाइप का होता है, एक्रीमोनियस हो जाएगा। सेसेशन क्या होता है? सेसेशन होता है समापन, ठीक है। जैसे आप मान लो ग्रेजुएशन कर रहे हो और आपका सेशन खत्म हो गया तो इससे सेशन होता है, सेशन की समाप्ति से सेशन होता है, समापन कहते हैं इसको। ओमेगा तो आप लोग जानते हो, साइंस आप लोग पढ़े हो, ओमेगा एक वर्ड होता है, वो कुछ नापने की साइंस में है, कुछ फिजिक्स में यूज किया जाता है ओमेगा, ठीक है। बाकी सब आप समझ गए, आंसर भी समझ गए होंगे। क्या होगा आंसर? क्या होगा? इंसिपियंस होगा, क्योंकि जो नेसेंस की सिमिलर मीनिंग है, दोनों का मतलब होता है उद्गम, शुरुआत किसी चीज़ की, ठीक है। अब आ जाओ अपने क्वेश्चन नंबर 11 में, देखो क्या है क्वेश्चन नंबर 11 में। फिर वही देखो यहाँ पे अंडरलाइन कर दिया हूँ, उसमें इम्प्रूवमेंट देना है आपको कि जो अंडरलाइन किया हुआ पार्ट है उसमें क्या गड़बड़ी है उसको सही करो, ठीक है। तो दे वर नॉट अलाउज टू टेक देयर डॉग इनटू द स्टोर, मतलब कुछ लोग थे कुत्ते को लेकर के स्टोर में जा रहे थे तो वो मना कर दिया गेट कीपर ने, भैया मतलब डॉग के साथ नहीं जा सकते हो अंदर, आप बाहर रखिए इसको, ठीक है। दे वर नॉट अलाउड, देखो ये पैसिव वॉइस है ना, दे के साथ वर लगा हुआ है, तो एक्टिव वॉइस है, उन्होंने तो अलाउ किया नहीं, उनको नहीं अलाउ किया गया ना, तो उनको रोका गया, तो ये ऑब्जेक्ट है। दे जो सब्जेक्ट बना है तो पैसिव वॉइस क्या बनेगा ना, जो ऑब्जेक्ट हो अगर उसको सब्जेक्ट बना दिया जाए तो सेंटेंस पैसिव वॉइस होगी। अच्छा, इस काम को अलाउ करने का काम दे तो कर नहीं रहा ना, ये तो इनको तो कोई और रोक रहा है, ये तो रोके जा रहे हैं, तो दे वर नॉट। अच्छा, जब वर लगाओगे तो पैसिव वॉइस में अलाउ की जगह क्या हो जाना चाहिए? अलाउड हो जाना चाहिए, क्योंकि पैसिव वॉइस में वाज वर्ब के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगनी चाहिए। उसके बाद क्या होगा? अलाउड टू टेक, दे वर नॉट अलाउड टू टेक, ये लिखो। तो दे वर नॉट अलाउड टू टेक, ये वाला पहला वाला हो जाएगा। अलाउ नहीं होगा, अलाउड होगा, और फिर यहाँ अलाउड लगा दिया, यहाँ तो अलाउड टू लगा है लेकिन यहाँ टुक लगा दिया, होना चाहिए टेक, क्योंकि टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। बाकी दोनों गलत हो गए, तो ये आपका पहला वाला ही ऑप्शन सही होगा। आगे चलें क्वेश्चन नंबर 12 में आओ। क्वेश्चन नंबर 12 में इनडायरेक्ट बनाना है आपको। किसका इनडायरेक्ट बनाना है? देखो ही सेड लिखा है, आई विल गो, तो ही में ही सेड में आई जो है, आई कौन हो गया? ही हो गया, तो आई की जगह ही हो जाएगा, विल की जगह वुड हो जाएगा। गो टू इंडोनेशिया टुमारो, टुमारो चेंज करना पड़ेगा, नेक्स्ट डे करना पड़ेगा, दो तो यहीं से उड़ा दो, ये दोनों नहीं होंगे, ठीक है। द नेक्स्ट डे यहाँ हो गया। अब चलो आ जाओ देख लेते हैं, यहाँ पे दोनों में ही लगा हुआ है, दोनों में वुड लगा हुआ है, और ये जो वुड बी गोइंग है भैया वुड गो होगा, वुड बी गोइंग नहीं होगा, ये गलत हो गया, तो आपका ये तीसरा वाला सही हो गया, ठीक है। अब आगे आ जाओ क्वेश्चन नंबर 13 में, देखिए क्या दिया हुआ है। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 13। क्या करना है इसमें भी आपको एरर ढूंढनी है। इफ़ यू डज नॉट, अब आगे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। यू क्या है? प्लूरल सब्जेक्ट, यू के साथ डज नहीं लगता जी, डू नॉट लगता है ना। यू डू नॉट हैव अ डॉक्टर, ठीक, तो यू के साथ डज नॉट कहाँ दिया? इफ़ यू डज नॉट, ये वाला आंसर है, ठीक है, आपका तीसरा होगा। आगे आ जाओ क्वेश्चन नंबर 14 में। तो 14 में क्या हो रहा है? 14 में लिखा इन द फ्लैश। फ्लैश का मतलब क्या होता है? हाड़ मांस। तो फ्लैश मतलब तब होगा ना जब आप शरीर में होंगे। फ्लैश का हम लोग ज़्यादातर किस लिए सेंस में यूज करते हैं? बॉडीली के सेंस में यूज कर रहे हैं। जिसका शरीर होगा, जिसकी बॉडी होगी, तो फ्लैश वो होगा। सा शरीर कह सकते हो, इन द फ्लैश। तो टू गेट अ टैटू होगा नहीं, इन बॉडीली फॉर्म ये होगा, इन बॉडीली फॉर्म। टू टॉक और नियर डेथ ये सब नहीं होगा। अब आते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 15 में, देखें 15 में क्या क्या है, ठीक। देखो इसमें करना क्या है आपको, सब्स्टिट्यूट करना है किसको? ये एक सेंटेंस दिया हुआ है, इसके बदले में एक वर्ड यूज करना है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। तो पहले सेंटेंस का मतलब क्या होगा? अ स्लाइट फॉल्ट दैट कैन बी फॉरगिवन। स्लाइट फॉल्ट का मतलब क्या होगा? कोई छोटी मोटी सी गलती, मतलब ऐसी कोई मामूली सी गलती, छोटी मोटी सी गलती, दैट कैन बी फॉरगिवन, जिसको हम माफ़ कर सकते हैं। तो ऐसी गलती को क्या कहते हैं? वेनियल कहते हैं, ठीक है। क्या होता है? वेनियल। वेनियल का मतलब होता है क्षम्य। क्षम्य का मतलब समझ रहे हो? जिसको क्षमा किया जा सकता है। मतलब फॉरगिवन, फॉरगिवेबल होगा, पार्डनेबल होगा, एक्सक्यूजेबल होगा। और वर्ड अगर जानना चाहते हो, एक्सक्यूज मतलब माफ़ करना, तो एक्सक्यूजेबल जिसको माफ़ किया जा सकता है, पार्डनेबल हो जाएगा, ठीक है, फॉरगिवेबल हो जाएगा, ये सब हो जाता है। तो आपका आंसर तो यही हो गया। और जानना चाहते हो रेफरल का मतलब क्या होता है? जैसे हम कोई चीज़ रेफ़र कर दे, सपोज करो हमने कहा कि आप ये वाली किताब खरीदो, तो ये रेफरल हो जाता है, रेफ़र किया हुआ। लिबर्टाइन क्या होता है? लिबर्टाइन का मतलब होता है जो शारीरिक सुख को सबसे ज़्यादा महत्व देता है। पर्सन हु गिव्स मैक्सिमम इम्पोर्टेंस टू लग्जरीज, टू फिजिकल प्लेजर, टू सेंसुअल प्लेजर, मतलब इंद्रियों को खुश कर, अच्छा खाना, अच्छा सुनना, अच्छा देखना, आरामदायक बिस्तर पर सोना, बढ़िया से रहना, मतलब जो फिजिकल लग्जरीज हैं, जो शारीरिक सुख होता है,
उसको ज़्यादा इम्पोर्टेंस देता है, उसको हम लोग लिबर्टाइन कहते हैं, भौतिकवादी समझ लो उसको। ये हो गया। लिबरल का मतलब ये होता है ना, जैसे आप रिटन रूप से किसी को बदनाम करते हैं, मतलब लिख के, जैसे मैं कहीं पे कुछ लिख दूँ, कुछ ऐसा लेख वगैरह आर्टिकल वगैरह पब्लिश कर दूँ जो किसी को बदनाम करने के लिए। आजकल तो बहुत चल रहा है ना, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर पे सब कुछ यही चल रहा है ना, एक आदमी दूसरे के खिलाफ जहर उगल रहा है, वही सब लेबल वाला काम है। आप लोगों के तो मतलब लाखों एग्जाम्पल, रोज़ के रोज़ ऐसे आग उगल रहे हैं लोग लिख लिख के, वो लेबल में आता है। ठीक है, आगे आ जाओ। अगला क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 16 में क्या है देखते हैं। ये फेलर का क्वेश्चन है और लिखा है आई बिलीव दैट वी आर, मुझे लगता है ऐसा कि वी आर डैश रिस्पॉन्सिबल फॉर आवर चॉइसेस। तो इसमें अगर फिलर को हटा भी दें तो सेंटेंस एकदम से करेक्ट है, कोई दिक्कत है नहीं। अगर हम कहें आई बिलीव दैट वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर आवर चॉइसेस, तो हम अपनी चॉइस के लिए हम ही जिम्मेदार हैं। तो यहाँ पे क्या लगाओगे, रिस्पॉन्सिबल के लिए थोड़ा एम्फेसिस देने वाला कोई वर्ड लगा दो। तो ऑर्डिनरली रिस्पॉन्सिबल हैं, सामान्य तौर पे हम रिस्पॉन्सिबल हैं। सोलली का मतलब ओनली, केवल हम रिस्पॉन्सिबल हैं। सोलली होता है ओनली या मियरली, एक और वर्ड आता है, केवल हम और हम, केवल हम ही रिस्पॉन्सिबल हैं। प्रोफ्यूजली मतलब प्रोफ्यूज, देखो एक वर्ड याद करो, प्रोफ्यूज होता है। प्रोफ्यूज का मतलब कोई चीज़ हमारे पास बहुत अधिकता में होती है, प्लेंटी होती है, कोई चीज़ एक्सेस में होती है। तो प्रोफ्यूजली रिस्पॉन्सिबल थोड़े होंगे हम, एक्सेस में रिस्पॉन्सिबल थोड़े होंगे। और ड्यूरेबली टिकाऊ के लिए लगता है, तो हम टिकाऊपन से रिस्पॉन्सिबल नहीं है। देखो ये दोनों तो एकदम से गए, बचा दोनों कि हम सामान्य रूप से जिम्मेदार हैं या केवल हम, सोलली हम ही जिम्मेदार हैं। तो इसमें क्या लगा दीजिए, अब टू वाला लगा दीजिए। ठीक है, केवल हम ही जिम्मेदार हैं हमारी चॉइस के लिए, हम ही रिस्पॉन्सिबल हैं। सोलली ज़्यादा सूटेबल है इसमें। आ जाओ आपके देखते हैं 17 पे, 16 तो हो गया। 17 में क्या पूछ रहे हैं, एंटोनीम पूछ रहे हैं। किसका एंटोनीम पूछ रहे हैं, एमलगमेट। एमलगमेट क्या होता है भाई, एमलगमेट का मतलब जानते हो, किसी दो मतलब से अलग अलग चीज़ें होती हैं। जैसे असेंबल करना, आपने सुना होगा ना वर्ड, जैसे आप लोगों में से बहुत से लोग कंप्यूटर वगैरह खरीदे होंगे, तो कुछ लोग खरीद लेते हैं कंपनी का, कुछ लोग क्या करते हैं असेंबल करवा लेते हैं। असेंबल का मतलब सीपीयू अलग से खरीदा, मॉनिटर अलग खरीदा, हार्ड डिस्क अलग खरीदी, रैम अलग खरीदा, रोम अलग खरीदा, मतलब दुनिया भर की चीज़ें अलग अलग से खरीद के वो एक चीज़ में एक मिला के सबको असेंबल कर देते हैं, उसको बना लेते हैं, फिट कर लेते हैं, तो अमेलजिमेट करते हैं। तो कोयल्स का मतलब वही होगा, ऑर्गेनाइज करना। ठीक है ना, कोयल्स का मतलब भी होता है ऑर्गेनाइज करना। तो ये साइनोनिम हो गया, आप नोट कर लीजिए, बड़ा अच्छा, या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बड़ा बढ़िया साइनोनियम दिया हुआ है सब। ठीक है, एक दूसरे का, और ये सब एग्जाम में पूछेंगे, कभी कोयल्स पूछा है, कभी अमेलजिमेट पूछा है। कंबाइन का मतलब भी होता है अलग अलग चीज़ों को एक साथ ला करके कंबाइन कर देना। ठीक है, इंटीग्रेट का मतलब भी होता है एकीकृत करना, सबको इकट्ठा कर देना। ये तीन के तीनों आपके साइनोनियम मिल गया है। तो डिसमेंटल क्या हो जाएगा, इसी का अपोजिट हो जाएगा। अच्छा, साइनोनिम लेना चाहो तो एक और साइनोनिम मिल जाएगा आपको, मेंटल, MENTLE। मेंटल का मतलब क्या होता है, वही जैसे असेंबल कराना, कंप्यूटर वगैरह जैसे असेंबल करा, तो मेंटल, उसका अपोजिट कर दोगे डिसमेंटल हो जाएगा। तो 4 साइनोनियम मैंने यहाँ आपको दे दिया। अमेलजिमेट का एक हो गया असेंबल, एक कोयल्स हो गया, एक कंबाइन हो गया, एक इसमें डिस निकाल दो तो मेंटल हो गया, ये भी साइनोनिम आ जाएगा। इंटीग्रेट हो गया। ठीक है, अपोजिट करोगे, मेंटल में डिस लगा दो, डिसमेंटल हो गया, ये आपका आंसर हो गया। ठीक, ढेर सारे वर्ड मिल गए ना। आ जाओ अपने क्वेश्चन नंबर 18 पर, देखें यहाँ क्या दिया है। 18 में PQRS दिया है, अरेंज करो, इनको पढ़ के देखते हैं हम लोग। देखो क्या होगा, लिखा है द शेप ऑफ एन एग हैज़ बीन हाईली रिगार्डेड फॉर इट्स एवोल्यूशन। ठीक है, जो एग का शेप होता है, जो अंडे का शेप होता है, देखो सावन के महीने में अंडा मांस करना पड़ रहा है, कोई बात नहीं, चलो 2 महीने सावन रहेगा तो क्या करेंगे, बोल तो सकते ही हैं, बोलने में कौन सा पाप है। द शेप ऑफ एग हैज़ बीन हाईली रिगार्डेड फॉर इट्स एवोल्यूशन। जो एग का शेप है वो अपने एवोल्यूशन के लिए उसको हाईली रिगार्ड किया जाता है। अब आगे देखो, शुरुआत तो हमको लग रहा है यहीं से होगी। ठीक है, आगे आ जाओ। हाँ, यहीं से होगी। आगे लिखा है कि द बॉडी इन द मोस्ट एफिशिएंट वे, द बॉडी इन द मोस्ट एफिशिएंट वे। ठीक, आगे लिखा है नॉट रोल अवे वंस लेड, मतलब नॉट रोल अवे मतलब वो लुढ़क के जाए ना, वंस लेड मतलब एक बार अंडा दिया गया तो वो लुढ़क के चला ना जाए। इज स्ट्रक्चरली, अब स्ट्रक्चरली के बाद तो अटक गया हमने ना, स्ट्रक्चरली इनकम्प्लीट है, इसको हमें आगे कुछ बढ़ना पड़ेगा। इसकी बॉडी के बारे में दिया है कि बॉडी जो होती है बहुत इफिशियंट होती है।
ठीक है। तो मतलब जो साइज़ है उसकी वो इतनी एफिशिएंट होती है कि एक बार अंडा दिया जाता है तो लुढ़क, अंडा देखो लुढ़क के आगे नहीं जाता है, जहाँ गिर गया, जहाँ रख दिया वहीं रह जाता है, वो स्ट्रक्चरली ऐसा है। आगे लिखा है कि एज लार्ज इनफ, मतलब इतना बड़ा होता है, ठीक है, एज लार्ज इनफ, इतना बड़ा होता है टू इनक्यूबेट एन एम्ब्रियो, कि उसमें जो एम्ब्रियो होता है, भ्रूण होता है, वो इनक्यूबेट कर सके, डेवलप कर सके, लार्ज इतना होता है, और स्मॉल इनफ टू एग्जिट, और इतना छोटा भी होता है कि एग्जिट, अब ये हो गया द बॉडी, एग्जिट द बॉडी, मतलब कि शरीर से बाहर, जैसे चिड़िया होती है, कोई पक्षी होते हैं, तो उसका अंडा साइज में इतना बड़ा होगा कि उसमें एक एम्ब्रियो डेवलप कर सके, और इतना छोटा होगा कि वो उस पक्षी के शरीर से बाहर निकल सके आराम से, तो ये चीज़ हो जाएगी ना। तो जो क्यू वाला है वो आर के बाद लगेगा, ठीक है। ये लिखा है एज लार्ज एनफ टू इनक्यूबेट एन एम्ब्रियो और स्मॉल एनफ टू एग्जिट द बॉडी, तो मतलब आर के बाद हम क्या लगा दें, क्यू लगा दें, एग्जिट बॉडी इन मोस्ट एफिशिएंट वे, नॉट रोल अवे वंस लेड, और अंडा देने के बाद वो लुढ़क कर कहीं और ना जाए, इज स्ट्रक्चरली साउंड इनफ, और स्ट्रक्चरली साउंड इनफ इतना बढ़िया है, ये एस लगाएगा, लास्ट में एस आ जाएगा। साउंड इनफ टू बियर वेट एंड बी बिगिनिंग ऑफ लाइफ फॉर सो मेनी स्पेसीज, एस लास्ट में आ जाएगा। तो एस से एंड होने वाला, पी से स्टार्ट होने वाला, आर क्यू एस बाद में होना चाहिए, तो ये आपका होगा चौथा वाला ऑप्शन, ठीक है। कोई दिक्कत हो तो बताओ, क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। पी से ही स्टार्ट होगा, और कोई स्टार्ट ही नहीं कर पा रहा है, सब में अधूरी अधूरी बातें हैं। अब आ जाओ अपने क्वेश्चन नंबर 19 में, देखें इसमें क्या है, ठीक है। इसमें बताना है आपको मीन्स द सेम, मतलब सिमिलर मीनिंग बतानी है। वर्ड क्या है, नार्क है, ठीक है। नार्क है, नर्क नहीं है, नहीं तो समझ लो नर्क पढ़ लिया होगा, ये नार्क है। नार्क का मतलब क्या होता है, एक ऐसा आदमी जो दूसरे को चिड़चिड़ा कर देता है, गुस्सा दिलाता है, ठीक है ना। तो सोलेस का मतलब तो सांत्वना हो जाएगी, मतलब कंसोल करना हो जाएगा, सांत्वना देना, किसी को ढांढस बताना। रीअश्योर का मतलब भी होता है सांत्वना देना, सोलेस और रीअश्योर करीब एक ही चीज़ हो जाती है। इरिटेट मतलब होता है, हाँ ये होता है इरिटेट करना किसी को, मतलब किसी को चिड़चिड़ा कर देना, किसी को गुस्सा दिला देना, ये हो गया नार्क का सिमिलर, तो थर्ड वाला हो जाएगा। ऑब्लिगेशन का मतलब होता है एहसान, ग्रेटिट्यूड होता है, थैंकफुलनेस कहते हैं इसको। ऑब्लाइज करना कहते हैं ना, विल यू प्लीज़ ऑब्लाइज मी टू डू दिस, मतलब 1000 रुपये दे के मेरे ऊपर एहसान करिए, ठीक है। विल यू ऑब्लाइज मी बाय गिविंग 100 रुपीज़, ठीक। तो ये ऑब्लिगेशन होता है, अगर उस आदमी ने दे दिया तो उसका एहसान होगा हमारे ऊपर, तो ऑब्लिगेशन होता है। अच्छा, एक ऑब्लिगेशन एहसान भी होता है, एक ऑब्लिगेशन ना मैंडेटरी कार्य के लिए भी, तो कंपल्सरी के लिए भी यूज़ किया जाता है ना, नेसेसरी के लिए भी यूज़ किया जाता है, तो दो सेंस में ऑब्लिगेशन यूज़ किया जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ें, आते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 20 पर, देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 20 में क्या है। यहाँ पर भी वही दैट कैन सब्स्टिट्यूट, मतलब क्या हुआ, एक फ्रेज है ये सेंटेंस नहीं है पूरा, और रिलीजियस वर्ब के लेवल इतना लिया है, वर्ब नहीं लगी हुई है तो ये सेंटेंस है नहीं, तो इस फ्रेज को रिप्लेस करो, वन वर्ड लगाओ इसके लिए। तो रिलीजियस वार को हम लोग क्या कहते हैं, क्रूसेड। क्रूसेड का मतलब क्या होता है, हिंदी में कह सकते हो धर्म युद्ध, और उसमें उर्दू अरबी फारसी में अब किस भाषा का है मुझे नहीं पता, जिहाद कहते हैं उसको, ठीक है। तो जिहाद धर्म युद्ध है, उनको भी ये लगता है कि हम धर्म के लिए युद्ध कर रहे हैं, ठीक है, तो धर्म युद्ध है ये, क्रूसेड कहते हैं इसको, ठीक है। तो आंसर आपका 2 वाला हो गया। और वर्ड देख लो, इंस्क्रिप्शन का मतलब क्या होता है। इंस्क्रिप्शन जैसे अभिलेख वगैरह पढ़ा होगा आप लोगों ने, मतलब जाके नहीं पढ़ा होगा, अभिलेख के बारे में पढ़ा होगा, या तमाम जगहों पे देखो कुछ लोग पत्थरों पर खुरच के लिख देते हैं, इंस्क्राइब करना कहते हैं उसको, कहीं पे खुरच के कुछ लिखा होगा तो उसे कहते हैं, ठीक है। तो अब कुछ लोग तो हिस्टोरिकल प्लेस वगैरह पे घूमने जाते हैं, कहीं किसी हिस्टोरिकल प्लेस जाओ, कभी कभी तो देवस्थान पर भी अगर कहीं चले जाओगे तो लोग पेड़ों पे अपना इजहार इश्क कर देते हैं, ठीक है। पेड़ हैं, दीवारें हैं, हर जगह जहाँ देखो जहाँ पा गए वहीं पे लिख डाले अपना, ठीक। कुछ लोग फ़ोन नंबर लिख के चले आते हैं, ऐसा लगता है उनका फ़ोन नंबर पढ़ के सारी दुनिया उनको फ़ोन करने लगेगी, मतलब ऐसे हैं वो, ठीक है। तो ये होता है, उसको इंस्क्राइब करना कहते हैं। कोलोक्वियल का मतलब क्या होता है, बोलचाल की भाषा जो हम लोग आमतौर पे बोलचाल में यूज करते हैं वो। कोलोनाइजेशन, तो ये कोलोनियलिज्म है लिखा हुआ, तो कोलोनाइजेशन से रिलेटेड है ये, जब कोई राष्ट्र किसी दूसरे देश पर अपनी कॉलोनी बना लेता है, उपनिवेश बना लेता है, तो उसको कहते हैं कोलोनियलिज्म, जिसको कहते हैं उपनिवेशवाद, ठीक है। तो आपको आंसर मिल गया, बाकी तीनों वर्डों का मतलब मिल गया। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, आते हैं क्वेश्चन नंबर
21 से लेकर के 25 में वही है जो पहले होता रहा है। एक पैराग्राफ है, इस पैराग्राफ में 4-5 जगहें खाली हैं, उनके लिए 4-4 ऑप्शन दिए हुए हैं, उनकी जगह पर क्या भरा जाएगा यही करना है। तो पहले आपको पढ़ना पड़ेगा। देखिए लिखा है टुडे आई हैव अ कॉलेज एडमिशन इंटरव्यू। ठीक है, आज मुझे कॉलेज का इंटरव्यू देना है, जाना है एडमिशन के लिए इंटरव्यू देने जाना है। कहाँ, किस कॉलेज में जाना है? विद अ येल एलम। येल एलम एक जगह है, कॉलेज है, इसी में इनको इंटरव्यू देने जाना है एडमिशन के लिए। येल इज अ सेकेंड बेस्ट स्कूल, मतलब सेकेंड बेस्ट स्कूल, दूसरे नंबर का सबसे अच्छा स्कूल है वो। लिखा है फॉर वंस, कभी, इज कभी, मतलब ऐसा रहा है। आगे लिखा है कि आई पुट माई फुट डाउन। आई पुट माई फुट डाउन का मतलब क्या होता है? कोई बहुत दृढ़ निश्चय कर लेना, अपनी बात पर अटल रहना। एक्चुअली ये ज़्यादातर इनकार के सेंस में आता है। पुट माई फुट डाउन मतलब किसी प्रस्ताव वगैरह का विरोध कर रहे हो, ना कह रहे हो, इस सेंस में आता है। एंड डैश, तो एंड डैश का मतलब आई पुट माई फुट डाउन का मैचिंग यहाँ पे लगाना पड़ेगा। आई पुट माई फुट डाउन, तो पुट माई फुट डाउन का मतलब क्या हुआ? मतलब कोई पक्का डिसीजन ले लेना होता है। और यहाँ पे क्या होगा? वही पक्का डिसीजन ले लिया। एंड क्या कर दिया? तो पक्का डिसीजन ले लिया। एंड ड्वेल्ड किया कि रिफ्यूज किया कि लेवल्ड किया कि रिजॉइस्ड किया। तो ड्वेल्ड मतलब निवास करने के लिए लगेगा, निर्णय से है नहीं, लेवल्ड भी नहीं लगेगा, यहाँ रिजॉइस्ड आनंद उठाने के लिए है भी नहीं। तो क्या करोगे? आई पुट माई फुट डाउन एंड रिफ्यूज, और ना कर दिया, ये हो गया ना। अब आगे आ जाओ, टू अप्लाई टू बेस्ट स्कूल हार्वर्ड। इन्होंने कहा कि मतलब बेस्ट स्कूल जो था, जैसे इनका जो जिस स्कूल में जा रहे हैं येल एलम में, तो ये सेकंड बेस्ट है, और बेस्ट कौन सा था? हार्वर्ड था। तो इन्होंने कहा बेस्ट जो हार्वर्ड है, बेस्ट वाले में जाने से मैंने इनकार कर दिया था। ठीक है। द आइडिया ऑफ डैश चार्लीज यंगर ब्रदर। अब यहाँ चार्लीज का यंगर ब्रदर है, मतलब ये जो आदमी है, जो नरेटर है, जो राइटर है, वो कह रहा है कि मैं चार्ली का छोटा भाई हूँ। ठीक है। एट अनदर स्कूल इज अ ब्रिज इंटायरली टू फार। ठीक है ना। तो चार्ली का भाई होना और दूसरे स्कूल में होना एक मतलब एक ऐसा आइडिया है, इंटायरली टू फार है। ठीक है। तो यहाँ पे है चार्ली का भाई होना, ये विचार आ रहा है। तो होना के लिए क्या लगाओगे? बीइंग। क्या लगाओगे? बीइंग। अच्छा, होता बी, होने के लिए बी लगता है, लेकिन यहाँ ऑफ लग गया है। तो ऑफ के बाद जब हम बी लगाएंगे तो उसमें आईएनजी फॉर्म लग जाएगी, बीइंग हो जाएगी। तो दूसरे नंबर पर फिक्स फिलर है, मतलब बिना ऑप्शन देखे गारंटी है कि यहाँ बीइंग ही होगा, इसके अलावा और कुछ हो ही नहीं सकता। ठीक। द आइडिया ऑफ बीइंग चार्लीज यंगर ब्रदर एट अनदर स्कूल इज अ ब्रिज इंटायरली टू फार। अब आगे कह रहे हैं बिसाइड्स डैश नोज इफ हार्वर्ड स्कूल इवन टेक मी नाउ। हु नोज, अब यहाँ एक ही चीज़ है, हु नोज, कौन जानता है, किसको पता है। इफ़ हार्वर्ड वुड इवन टेक मी आई नाउ, अगर हार्वर्ड मेरा एडमिशन ले भी लेता है, अगर मैं हार्वर्ड में एडमिशन पा भी जाता हूँ, तो हु नोज दैट, कौन जानता है कि चार्ली हैज़ बीन सस्पेंडेड, किसको पता है कि मेरा भाई उस स्कूल से निकाला गया था, किसको पता है। तो हु नोज यहाँ भी फिक्स है। ठीक है, हु लगेगा। आगे लिखा है कि माई मॉम एंड डैश आर इन द किचन, मेरी माँ और डैश किचन में है। तो हो सकता है डैड हो इनके, मॉम एंड डैड, या अगर मॉम डैड नहीं होंगे तो हो सकता है माई सिस्टर लिखा हो, माई ब्रदर लिखा हो, या नहीं कुछ होगा तो आई होगा, और क्या होगा। ठीक है। मम्मी और मैं किचन में हूँ, या मम्मी पापा किचन में हैं, या मम्मी बहन, मम्मी भाई, जो भी होगा, मम्मी के साथ कोई है किचन में यहाँ पर। ठीक है। इन द किचन क्यों कर रहे हैं, क्या है कर रहे हैं वो लोग? बिकॉज ऑफ माई इंटरव्यू, मेरे इंटरव्यू के नाते, सी इज स्टीमिंग फ्रोजन मांडू, कुछ होगा मांडू खाने वाली चीज़, तो वो मांडू को स्टीम कर रही है, मतलब पका रही हैं, फॉर मी, मेरे लिए, एज अ ट्रीट, मतलब दावत के रूप में इनके लिए। आगे लिखा आई एम हैविंग अ प्री मांडू अपेटाइजर। प्री मांडू अपेटाइजर का मतलब क्या हो? मांडू के पहले भूख बढ़ाने के लिए कोई ऐसी चीज़। अपेटाइजर, अपेटाइजर का मतलब हो जो आपकी एपेटाइट को बढ़ा दे। एपेटाइट मतलब भूख होती है, जो आपकी भूख को बढ़ा दे। तो कोई ऐसी चीज़ इसके पहले ये खा रहे हैं। आई एम हैविंग, यहाँ हैविंग का मतलब ईटिंग हो गया। ठीक है। ये पहले से ही, मांडू के पहले से ही कुछ खा रहे हैं। आई एम हैविंग मतलब आई एम ईटिंग प्री मांडू एपेटाइजर। क्या है वो एपेटाइजर? ऑफ कैप्टन्स क्रंच। ये कैप्टन्स क्रंच है। कैप्टन क्रंच क्या होता है? एक सीरियल होता है, कोई अनाज होता है, नोन टू मार्केट, नोन टू मैनकाइंड, द बेस्ट सीरियल। क्या कह रहे हैं? सबसे अच्छा अनाज है जो इंसान को आज तक पता है। अब क्या है पता नहीं मुझे, क्या हो सकता है। एंड डैश, अब एंड के बाद यहाँ कुछ लगा रहे हो, तो पहला वाला काम क्या है? हैविंग है ना, हैविंग से मिलता जुलता यहाँ होगा। वह खा रहे हैं और अपनी नोटबुक में
ठीक है, कुछ लिख रहे हैं। तो अब नोटबुक देखो, मैंने पूछा नहीं, बता दिया। भाई एक बात बताओ, नोटबुक है तो नोटबुक में यहाँ क्या कर रहे होगे? नोटबुक तो पढ़ नहीं रहे होगे, नोटबुक में लिख ही रहे होगे, तो यहाँ लिखने वाला वर्ड होगा। और फॉर्म क्या होगा? यहाँ आई एम के बाद हैविंग लिखा है, हैविंग कुछ खा रहे हैं और नोटबुक में कुछ लिख रहे हैं। तो 5वें नंबर पर भी राइटिंग आना चाहिए। और तो कोई ऑप्शन मुझे नज़र नहीं आ रहा है यहाँ पे अभी तक में फ़िलहाल। ड्राइंग व्राइंग कर रहे हो तो अलग बात है, हो सकता है ड्राइंग व्राइंग कर रहे होंगे, पढ़ना नहीं होगा। नोटबुक है तो लिखने का काम आएगा। तो पहले वाले में हम लोग रिफ्यूज ऑलरेडी लगा चुके हैं समझ बूझ के। आगे बढ़ते हैं कि अगले वाले सेकंड वाले फिलर में क्या आएगा। तो ये रहा आपका सेकंड वाला फिलर। अब देखो यहाँ पे मैंने पहले ही बता दिया कि आइडिया ऑफ बीइंग, होने के लिए क्या लगाओगे? आइडिया ऑफ बीइंग। ऑफ लगा हुआ है, देखो ना, ऑफ लगा हुआ है तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म ही आएगी और कोई ऑप्शन होता ही नहीं है। ठीक है, तो नेक्स्ट भी आ जाओ, देखते हैं अगला क्या है, क्या कह रहा। तो ये है आपका फेलर नंबर 22। तो ये लो, फेलर नंबर क्या हो गया? 3 वाला। 3 वाले में क्या है? मैंने बताया था कौन जानता है, किसको पता है? हु नोज। अगर मतलब किसको पता कि मेरे भाई को वहाँ से निकाला गया था, तो क्या लगाओगे? हु नोज। हुम नोज तो होगा नहीं, क्योंकि नोज वर्ब है तो हमें सब्जेक्ट चाहिए। हुम लगा नहीं सकते। हुइच किसके लिए लगता है? इंसानों के लिए नहीं आ सकता, तो ये लगेगा नहीं। बचा हुज, ये भी रिलेटिव में आता है, पॉजिटिव में आता है, वो लगेगा नहीं, हु लगेगा। नेक्स्ट में आ जाओ। ठीक है, तो अगला क्या है आपका? फिलर नंबर 4 यहाँ लगाना है। मॉम एंड, मॉम के साथ कौन है देखो किचन में? तो ये 4 के चारों में मैं ही हूँ। तो मॉम एंड माई सेल्फ, आई एम और मी नहीं लगेगा। मॉम एंड आई सब्जेक्ट है ना, मी नहीं लगाना होगा। क्यों? देखो आर लगा है, आर वर्ब है, तो इसके पहले जो भी होंगे 2 लोग, 3 लोग, 4 लोग, मॉम एंड ये जो होगा, ये दोनों के दोनों क्या होंगे? सब्जेक्ट होंगे, क्योंकि यहाँ आर वर्ब लगा है तो सब्जेक्ट होगा तो मी नहीं हो सकता ना, सब्जेक्ट होगा तो आई लगाओगे, इसलिए क्या लगाना होगा? पहला वाला। नेक्स्ट में आ जाओ। ठीक है, आखिरी फिलर क्या है? ये देखो 5वें नंबर पे यहाँ क्या लगा है? तो देखो एक तो ये कुछ खा रहे हैं, ऊपर से नोटबुक में क्या करें? नोटबुक में राइटिंग कर रहे होंगे और क्या करें? नोटबुक में रीडिंग तो होगा नहीं, और विजुअलाइज कल्पना करना है, नोटबुक से रिलेटेड ही नहीं। सेविंग होता कोई चीज़ छान रहे हैं, छानेंगे का किचन में छानेंगे, नोटबुक में थोड़ी कुछ छान रहे हैं, तो मतलब राइटिंग कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ये 25 क्वेश्चन हो गए हमारे किस सेट के? 23rd के से हो गए। ठीक है, इसमें एक और बचा हुआ है, 16 तारीख वाला ख़त्म हो जाएगा, तो कल हम लोग इस वाले को कर लेंगे, चौथे वाले को। फिर 16 तारीख के बाद 17 बचेगा, फिर 2 सेट और बचेंगे, 12 सेट और बचेंगे, उसके बाद ख़त्म हो जाएगा ये। ठीक है, तो ये सेशन आप लोगों को कैसा लगा अपनी राय दीजिएगा, और फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट सेशन में। तब तक पढ़ाई करते रहिए, मस्त रहिए, खा पी के स्वस्थ रहिए। ठीक है, तो टिल देन टेक केयर, थैंक यू।